गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक विशेष टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की। यह टॉपिक है, इसके पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था कि भारत में विधायिका जो है दो तरह की होती है। एक को कहते हैं केंद्रीय विधायिका और एक को कहते हैं राज्य विधायिका। केंद्रीय विधायिका को हमने देखा था हम लोगों ने कि केंद्रीय विधायिका को हम कहते थे संसद या संघीय विधायिका, क्लियर, और राज्य विधायिका को हम विधानमंडल कहते थे। आप लोगों को याद होगा कि विधायिका दो तरह की है, संसद, केंद्रीय विधायिका को संसद और राज्य विधायिका को विधानमंडल कहते थे। इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोगों ने ये देखा था कि जो ये विधायिका है, अब इस विधायिका के जो ये दो हिस्से थे, संसद और विधानमंडल, जो स्टेट में हुआ करते हैं, विधानमंडल, तो अब ये संसद के हम लोगों ने देखा था कि संसद के 3 अंग होते थे। ये कौन कौन से हैं? ये है राष्ट्रपति हैं, फिर राज्यसभा और लोकसभा, क्लियर। हमें अनुच्छेद भी याद है कि संसद के गठन का अनुच्छेद कितना था? 79, और राज्यसभा का 80 और लोकसभा का 81, राष्ट्रपति 52। अब इसी के तहत ये जो हमारी विधायिका है, जो केंद्रीय विधायिका है, तो केंद्रीय विधायिका का एक अंग है जिस अंग को हम क्या कहते हैं? राज्यसभा। आज हम राज्यसभा के गठन कैसे, इसके सदस्यों की योग्यता क्या, इसमें सदस्य संख्या कितनी, ठीक है, और इसमें विशेष क्या प्रावधान जो एग्जामों में अक्सर पूछे जाते हैं, इस सब पे हम चर्चा करेंगे। अब हम जानते हैं कि जो राज्यसभा है यह केंद्रीय विधायिका का एक सदन है, यानी कि संसद का के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, यानी संसद का एक अंग है राज्यसभा। अब राज्यसभा के गठन के विषय में संविधान का कौन सा अनुच्छेद वर्णित करता है? तो आप लोगों को पता है कि संविधान का अनुच्छेद 80 यह कहता है कि राज्यसभा का गठन कैसे होगा, और इसके विषय में वर्णन करता है अनुच्छेद 80। अब हम देखते हैं कि राज्यसभा को एग्जाम में पूछा जाता है आपसे प्रश्न कि विशेष सदन किसे कहते हैं? तो राज्यसभा को हम विशेष सदन कहते हैं, अस्थाई सदन कहते हैं। क्योंकि अस्थाई सदन, ये सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं कि कौन सा सदन अस्थाई है, लोकसभा, राज्यसभा, यानी जब अस्थाई सदन की बात करें तो आप क्या कहेंगे कि राज्यसभा अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन कहने का तात्पर्य यह है कि यह सदन कभी भी भंग नहीं किया जाता, क्लियर। जैसे लोकसभा के विषय में हम जानते हैं कि हर 5 वर्ष के बाद लोकसभा राष्ट्रपति द्वारा भंग कर दी जाती है और फिर से नए सिरे से लोकसभा का गठन किया जाता है, क्लियर। लेकिन राज्यसभा के साथ ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा के पूरे सदस्य कभी भी अपने पद से मुक्त नहीं होते हैं, इसके विषय में हम आगे देखेंगे। इसलिए राज्यसभा कैसा सदन है? अस्थाई सदन है, क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। उसके बाद राज्यसभा को क्या कहते हैं? हम उच्च सदन कहते हैं, क्लियर। राज्यसभा विशेष सदन है, अस्थाई सदन कहते हैं इसे उच्च सदन कहते हैं। इसके बाद यदि क्रम पूछे, ध्यान देना है, यदि क्रम पूछे तो यह द्वितीय सदन है। ऐसे अगर
पूछे कि उच्च सदन है या निम्न सदन, तो कैसा सदन है? उच्च सदन। यदि पूछे आपसे प्रथम सदन है या द्वितीय सदन, तो द्वितीय सदन है। प्रथम सदन कौन सा है? लोकसभा। और निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। तो अब हम समझ गए कि राज्यसभा को विशेष सदन, अस्थाई सदन, उच्च सदन और द्वितीय सदन कहते हैं। अब दूसरी बात है कि ये जो राज्यसभा है, इसमें इसकी संरचना कैसी है? संरचना कहने का मतलब है कि इसमें सदस्य किस तरह से होते हैं। तब देखें, इसमें सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है यह कितना है? 250। क्लियर? सदस्यों की अधिकतम संख्या राज्यसभा में 250 हो सकती है, इससे अधिक नहीं। यह कब तक नहीं हो सकता? तो 2025 तक इस संख्या में कोई बदलाव नहीं हो सकता। क्लियर? 2025 तक राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी रहेगी? अधिकतम 250। क्लियर? ये सदस्यों की जो संख्या है ये किस आधार पर है? तो जनसंख्या के आधार पर। और ये किस वर्ष की? ये नहीं 2011 की जनसंख्या के आधार पर नहीं। आप लोग देख रहे होंगे जैसे बिहार की जनसंख्या बंगाल की अपेक्षा ज़्यादा ही है, लेकिन सदस्यों में अंतर है। अलग अलग स्टेट आप देखेंगे जो वर्तमान में अंतर दिखाई देता है। तो ये जो सदस्य संख्या है ये 1971 की जनगणना के आधार पर तय की गई है, अभी नहीं। बहुत पुरानी व्यवस्था है यह। देख रहे होंगे आप लोग कि 1971 की जनगणना में जो भारत की जनसंख्या थी उसी के आधार पर केवल यहाँ ही नहीं, लोकसभा, राज्यसभा, विधान सभा और विधान परिषद, हर जगह ये जो सदस्यों की संख्या देखेंगे ये 1971 की जनगणना पर ही आधारित है। क्लियर? ये सदस्य संख्या कब तक निश्चित रहेगी? इसमें कोई बदलाव नहीं होगा 2025 तक। ये 84वें संविधान संशोधन करके कह दिया गया कि 2025 तक ये व्यवस्था ऐसे ही रहेगी। अब देखेंगे कि इसमें से जो ये 250 आपने देखा, इसमें से 238 सदस्य कहाँ से आते हैं? भारत के राज्यों से और केंद्र शासित राज्यों से। और 12 सदस्यों का मनोनयन भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन? भारत के राष्ट्रपति महोदय इन 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं। अब हम देखेंगे कि ये 12 सदस्य कैसे होते हैं। तो कला, विज्ञान, संगीत, समाज सेवा के क्षेत्र के विशेषज्ञ लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनयन करते हैं। कितने सदस्य? 12 सदस्य। तो ये 12 तो आज भी मनोनयन हो रहा है। क्लियर? और ये 38 सदस्य जो हैं ये राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। अब ये कैसे आते हैं? तो चुनाव द्वारा। और चुनाव के इलेक्शन के 2 पद्धति हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट सिस्टम से होता है। अब अप्रत्यक्ष कहने का मतलब क्या हुआ समझें। जैसे जो लोकसभा के सदस्य आप देखते हैं एमपी, ठीक है, इन लोगों का चुनाव डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट कहने का मतलब कि इनके चुनाव में जनता सीधे भाग लेती है। क्लियर? यदि आप अपने क्षेत्र के सांसद का चुनाव करते हैं तो आप स्वयं वोट कर रहे होते हैं, या आप अपने क्षेत्र के किसी एमएलए यानी विधायक का चुनाव करते हैं तो आप स्वयं वोट दे रहे होते हैं। क्लियर? लेकिन ये जो राज्यसभा के सदस्य हैं आप इनके वोट में डायरेक्ट भाग नहीं लेते। इनके लिए वोटिंग करने में आप डायरेक्ट अपना मत नहीं देते। कैसे देते हैं कि आपके द्वारा चुने गए सदस्य, जैसे आपने जो भी एमएलए चुनकर
विधानसभा में भेजा है, ये विधानसभा के जो आपके द्वारा चुने गए एमएलए थे, यही विधानसभा के आपके द्वारा चुने हुए विधायक इन लोगों का चुनाव करते हैं। यानी कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभा के सदस्य करते हैं। क्लियर? कब विधानसभा का सदस्य कौन होते हैं? विधायक। यानी कि आपके द्वारा चुना गया प्रतिनिधि इन्हें वोट करता है। क्लियर? यानी आपके द्वारा जिन प्रतिनिधियों का चुनाव किया गया वो प्रतिनिधि इनका चुनाव करते हैं। जब जनता के द्वारा कोई व्यक्ति डायरेक्ट चुना जाए उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। यदि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि दूसरे किसी प्रतिनिधि का चुनाव कर रहे होते हैं तो उसे इनडायरेक्ट कहते हैं। क्लियर? यानी राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव आप डायरेक्ट नहीं करते हैं, उन सदस्यों के लिए आप वोटिंग नहीं करते। कौन करता है? आप द्वारा चुना गया प्रतिनिधि यानी विधायक। क्लियर? कि डायरेक्ट वह है जिसमें जनता सीधे वोटिंग करती है, वोट देती है, और इनडायरेक्ट सिस्टम वह है जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वोट करते हैं। क्लियर? तो आप जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है यह अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है। और अप्रत्यक्ष प्रणाली क्या है आप समझ गए हैं कि आप द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि इसमें वोट करता है। क्लियर? इसमें डायरेक्ट जनता भाग नहीं लेती। क्लियर हो गया है ये बात? अब देखेंगे कि राज्य इन लोगों को इनका चुनाव कहाँ से होता है? तो राज्य विधानसभा के सदस्य इनका चुनाव करते हैं, यानी राज्यों के विधायक इनका चुनाव करते हैं। अब जो है याद करिए आप लोग कि आप लोगों ने पढ़ा था संविधान की अनुसूचियाँ, जिसमें संविधान की 12 अनुसूची आप लोगों ने पढ़ा था, याद है? ये 12 अनुसूचियों में आप लोगों ने एक चौथी अनुसूची पढ़ी थी। चौथी अनुसूची में कहा गया है, क्या है? कि राज्यों में, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व का वर्णन है। यानी राज्यसभा में किस राज्य से कितना सीट होगा इसके आवंटन का वर्णन है। यानी सीटों के आवंटन का वर्णन संविधान के चौथी अनुसूची में है कि किस राज्य से कितने सदस्य राज्यसभा में जाएंगे। क्लियर? जैसे आज अधिकतम सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश की। और राज्यसभा में किस राज्य से सर्वाधिक सदस्य जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश से। कितने सदस्य? यूपी से राज्यसभा में 31 सदस्य जाते हैं और बिहार से 16 सदस्य जाते हैं। ऐसे ही भारत के अलग अलग राज्य जो 29 स्टेट हैं और कुछ यूटी हैं, उनको अलग अलग सीटों का आवंटन उन राज्यों में किया गया है। तो हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा कहां, ये याद रखेंगे, राज्यसभा में सर्वाधिक सीट किस राज्य से? उत्तर प्रदेश से। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 250। कितने सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से आते? आ सकती हैं 238। मनोनयन 12। कौन मनोनीत करता? भारत के राष्ट्रपति। ये तो समझ गए। अब यहां हम देखेंगे कि ये तो अधिकतम सदस्य संख्या देखा, लेकिन वर्तमान में क्या स्थिति है? तो वर्तमान में जो सदस्यों की संख्या है ये 245 है। क्लियर? कि वर्तमान में राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या है यह कितनी है? 245। यानी 12 तो ये मनोनयन आज भी राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन अब जो है इस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से कितने आते हैं? 233। क्यों आते हैं ये? कि यूटी की, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या कम होने के कारण यहां से 5 सदस्य कम आते हैं। क्लियर? यूटी की जनसंख्या कम होने के फलस्वरूप 5 सदस्य कम आते हैं।
और ये जनसंख्या आज की कमी ना समझ लेना, ये 1971 में ये जनसंख्या कम थी, उसी के आधार पर ये 5 कम हैं। अब अभी कितने हैं? 245 सदस्य राज्यसभा में हैं और 233 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों से चुनकर आते हैं और 12 मनोनीत होते हैं। यानी अलग अलग 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें विधानसभा 2 जगह है। कहाँ पे? तो दिल्ली और पुडुचेरी से ये लोग चूज करके, दिल्ली पुडुचेरी से जो जहाँ पे विधानसभाएं हैं, उन केंद्र शासित प्रदेशों से ये लोग चूज करके, इलेक्टेड करके आते हैं। विधि क्या होती है इनके चुनाव की? अप्रत्यक्ष मत पद्धति। तो मुझे विश्वास है कि आप यह समझ गए कि राज्यसभा की संरचना कैसे है। तो 250 है सदस्य इसमें। इन सदस्यों का चुनाव कैसे होता? अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि से, चुनाव विधि से। और इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष मत प्रणाली द्वारा होता है, यानी इनडायरेक्ट पद्धति से होता है। और ये कहाँ से चुन करके आते हैं? तो राज्य की विधानसभाओं के सदस्य इनको चुनकर भेजते हैं। क्लियर? और वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो 245 में 233 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के विधानसभा क्षेत्रों से चुनकर आते हैं और 12 सदस्यों का मनोनयन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अब हम देखेंगे कि इन सदस्यों की योग्यता क्या होती है। पिछली क्लास में एक ट्रिक आप लोगों को बताया था कि देखिए, लोकसभा के लिए आयु क्या होगी? 25 वर्ष, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 35 वर्ष। तो ये तो आप जान गए। ये सबके साथ केवल एज को बदलकर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद सबकी योग्यता एक ही होगी। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें। पहली योग्यता, भारत का नागरिक हो। इलेक्शन कैसे बनेगा राज्यसभा का मेंबर? कि भारत का नागरिक हो। अब आयु क्या हो उसकी राज्यसभा बनने के लिए? तो 30 वर्ष की आयु हो, और किसी भी लाभ के पद पर न हो, यानी किसी नौकरी में न हो। जैसे विधायक, एमपी, मंत्री का पद लाभ के पदों में काउंट नहीं किया जाता। यानी जो भी लोग नौकरी पेशे में होंगे, यानी सरकारी नौकरियों में होंगे, बिजनेसमैन नहीं, जो सरकारी नौकरियों में होंगे, उन्हें लाभ के पद के तहत काउंट किया जाएगा। और लाभ के पद पर यदि होंगे तो आपको उस पद से त्यागपत्र देना होगा। उसके बाद आप राज्यसभा के लिए अपना जो है नॉमिनेशन करा सकते हैं। यानी राज्यसभा में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो आपको लाभ के पद से त्यागपत्र देना होगा। साथ ही साथ यदि भारत के किसी न्यायालय द्वारा आपको पागल और दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो, यदि आपको पागल और दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, यानी आपको पागल और दिवालिया का डॉक्यूमेंट्स मिल गया है, तो आप राज्यसभा के लिए योग्य नहीं हैं। क्लियर? अब आप योग्यता समझ गए कि योग्यता क्या है? भारत का नागरिक हो, आयु 30 वर्ष हो, किसी लाभ के पद पर नहीं हो, पागल दिवालिया घोषित नहीं हो। अब देखें कि ये जो राज्यसभा के, बार बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि राज्यसभा के जो ये प्रतिनिधि हैं, ये किस चीज का प्रतिनिधित्व करती हैं? अपने क्षेत्र का या अपने राज्य का? ध्यान रखें, ये प्रतिनिधि अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी आपके राज्य से, आप जिस राज्य के रहने वाले हैं, राज्यसभा में जो मेंबर जाते हैं वो किसी पार्टिकुलर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करते, वो आपके पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन लोकसभा में आप जैसे एमपी भेजते हैं, विधायक भेजते हैं विधानसभाओं में, तो जो लोकसभा में जो आप एमपी चूज करके भेजते हैं, ये जो हैं ये अपने अपने क्षेत्र का, जैसे आपके क्षेत्र का जो एमपी होंगे वो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। क्लियर? लेकिन राज्यसभा के प्रतिनिधि जो होते हैं, जो सदस्य होते हैं, वो बिल्कुल अपने पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्लियर? ये बात भी समझ में आ गई होगी। इसके बाद से हम देखते हैं कि अब ये जो सदस्य हैं
जो चूज करके जाते हैं, एक बात आप लोग स्पष्ट याद कर लिए हैं कि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा अस्थाई सदन है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। अब लेकिन इन सदस्यों का कार्यकाल होता है। ये जो राज्यसभा के सदस्य जब आपके राज्य से जीतकर, आप विधानसभाओं से अगर ये जीतकर जाते हैं, तो राज्यसभा में इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। क्लियर? यानी कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछेगा तो 6 वर्ष। अब देखिए, इसमें एक प्रावधान है कि अस्थाई कैसे है, भंग नहीं होती, कि प्रत्येक 2 वर्ष पर, ये ना समझ जाइएगा कि ये 6 वर्ष के लिए चूज हुए हैं, 2 वर्ष बाद ये रिटायर्ड, नहीं। प्रत्येक ऐसी व्यवस्था है सिस्टम कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य, यानी राज्यसभा के 245 जो सदस्य हैं, इसमें से 1/3 सदस्य क्या होते हैं, उनकी 1/3 सदस्यों की जो 6 वर्ष की अवधि होती है कार्यकाल, वो पूर्ण हो रही होती है और वो अपने पद से मुक्त हो रहे होते हैं। क्लियर? यानी कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर अपना 6 वर्ष का कार्यकाल लगभग पूरा कर रहे होते हैं और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य मुक्त होते हैं। उसके बाद से फिर इनके जगह पर नए सदस्यों को चुनकर भेजा जाता है अलग अलग स्टेट से, जिस स्टेट के ये सदस्य अपने पद से मुक्त हुए होंगे। क्लियर? यानी अपने जिन सदस्यों के कार्यकाल खत्म हो जाते होंगे, वो हो जाते हैं, उन्हें जिस स्टेट्स का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं, अब फिर दोबारा उस स्टेट से पुनः राज्यसभा में उतना मेंबर भेज दिया जाता है। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे कि सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य राज्यसभा के जो हैं क्या होते हैं, 1/3 सदस्य का कार्यकाल पूरा हो जाता है और उनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव करके पुनः उस सीट को भर दिया जाता है। क्लियर? अब देखें आगे ये बात मुझे विश्वास है कि आप समझ गए हैं कि राज्यसभा का स्ट्रक्चर कैसा है, इनके सदस्यों की संख्या कैसी है, इन सदस्यों की योग्यता क्या है, ये किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन सदस्यों का चुनाव इनडायरेक्ट पद्धति से होता है और इनका चुनाव राज्य विधानसभा के सदस्य करके भेजते हैं। ये भी आप जान गए हैं कि संविधान की 4थी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों के आवंटन का वर्णन है। ये सारी बातें आप समझ गए। अब हम फिर देखेंगे कि राज्यसभा के जो ये राज्यसभा है, इस सभा में का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, ये सभा है, ये कैसे संचालित होती है और जो संचालन करता है इसे क्या कहते हैं। यानी आप आम तौर पर सुने होंगे कि सभा के संचालन के लिए एक पोस्ट होता है जिसे अध्यक्ष कहते हैं, लेकिन राज्यसभा में अध्यक्ष पोस्ट के लिए जो टर्म है इसे सभापति कहते हैं। कभी गलती न कीजिएगा, बार बार पूछता है कि राज्यसभा में कौन होता है, राज्यसभा के जो संचालन को देख रेख करता है उसे क्या कहते हैं, सभापति, अध्यक्ष। तो ध्यान दें, अध्यक्ष नहीं, राज्यसभा के सभा का संचालन कौन करता है, सभापति। राज्यसभा की सभी कार्रवाई सभापति के नाम से को संबोधित करके शुरू की जाती है। क्लियर? अब हम देखेंगे कि ये सभापति का चुनाव कैसे होता है। तो ध्यान में रखें, भारत के उपराष्ट्रपति कौन, भारत के उपराष्ट्रपति पदेन जो भी भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन होंगे, विराजमान होंगे या चुनकर भारत के उपराष्ट्रपति के लिए आएंगे, वही व्यक्ति, पदेन मीन्स का अर्थ होता है कि यानी कि उपराष्ट्रपति के पद पर आ जाने के बाद वह स्वतः
इस पोस्ट पर यानी सभापति के पोस्ट पर आ जाएंगे। यानी इसके लिए कोई चुनाव नहीं होता, जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा। क्लियर? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। यह पोस्ट कैसा है? पदेन है, यानी कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद पर आएगा वही सभापति भी कहलाएगा। क्लियर? यानी कि उपराष्ट्रपति बनते ही वह स्वतः राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। क्लियर? कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होते हैं। ज्यादातर उपराष्ट्रपति के ज्यादातर कार्य सभापति के रूप में ही होते हैं, इसीलिए उपराष्ट्रपति को वेतन जो है किसके रूप में, किस पोस्ट के लिए मिलता है? सभापति के लिए। क्लियर? अब उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा के सभापति नहीं होंगे तो अब एक सवाल पूछता है कि क्या कौन सा सदस्य अध्यक्ष अपने सदन का सदस्य नहीं होता? तो ध्यान देंगे, सभापति महोदय राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। क्लियर? ये जरूरी नहीं है कि जो सभापति होगा वो राज्यसभा का सदस्य हो। क्लियर? याद रखेंगे, अध्यक्ष अगर लोकसभा के अध्यक्ष के लिए लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है, लेकिन राज्यसभा का सभापति यह जरूरी नहीं है कि वो उस सदन का सदस्य होगा। यानी इसकी जरूरत नहीं कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वह अपने सदन का सदस्य हो। क्लियर? राज्यसभा का सभापति अपने सदन का सदस्य नहीं होता है। अब देखिए, उपराष्ट्रपति सभापति होता है। अब उपसभापति, जब सभापति नहीं हो तो कार्रवाई जो राज्यसभा की कार्यवाही है कैसे संचालित होगी? तो सभापति की अनुपस्थिति में कार्रवाई उपसभापति संचालित करते हैं और उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों के अंदर से ही करते हैं। यानी कि जो राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं, इन्हीं के अंदर से उपसभापति का चुनाव होता है। क्लियर? एक प्रश्न और है यहाँ पे कि उपसभापति पर, ठीक है, जब भी हम उपसभापति को हटाने की प्रक्रिया जब शुरू करेंगे तो कहाँ से शुरू करते हैं? सबसे पहले राज्यसभा से शुरू करते हैं। क्लियर? उपसभापति को हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा से शुरू करेंगे, लेकिन अगर सभापति को हटाने की प्रक्रिया है तो हम किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में कहीं से शुरू कर सकते हैं। लेकिन यदि उपसभापति को हटाने की प्रक्रिया होगी तो राज्यसभा से करेंगे। राज्यसभा जब इसे पारित कर देगी फिर लोकसभा में जाएगा और फिर लोकसभा जब पारित कर देगी तो राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे। इसके बाद इन्हें इस पद से हटा दिया जाएगा। क्लियर? अब आप राज्यसभा के जो अधिकारी थे सभापति और उपसभापति के विषय में समझ गए। यह भी समझ गए कि भारत की राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वह पदेन, जो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे वो पदेन राज्यसभा के सभापति हो जाते हैं और उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों के अंदर से ही किया जाता है। अब राज्यसभा को कुछ विशेषाधिकार है। अब देखिए ये क्या विशेषाधिकार है। संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को यह अधिकार देता है कि अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं के सृजन का अधिकार राज्यसभा को है। अखिल भारतीय सेवाओं के तहत IAS, IPS और IFS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आता है। 3 सेवाएं ये अखिल भारतीय हैं। तो अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार किसे है? राज्यसभा को है। अनुच्छेद कितना, ये बिल्कुल याद रखेंगे कि भारत में अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार किसे है? तो राज्यसभा को है।
कौन सा अनुच्छेद यह अधिकार देता है संविधान का? तो 312। अब इधर आए, राज्यसभा के कुछ विशेषाधिकार और देखें। अनुच्छेद 249, संविधान का अनुच्छेद 249 राज्यसभा को स्पेशल पावर देता है। आप लोगों को याद होगा कि आपने अनुसूची, जो 7वीं अनुसूची थी, उसमें पावर ऑफ सेपरेशन पढ़ा था, शक्तियों का विभाजन, और 3 तरह की सूचियों के तहत अलग अलग विषय बांटे गए थे, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, जिसमें संघ सूची पर संसद कानून बना सकती थी, राज्य सूची पर राज्य विधानमंडल कानून बनाते थे, और समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते थे। लेकिन यदि विवाद की स्थिति आ जाए तो केंद्र का कानून सर्वोपरि होता था। अब यहाँ अनुच्छेद 249 यह राज्यसभा को एक पावर देता है कि राज्यसभा यदि राज्य सूची के भी किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, ध्यान दें कि यदि राज्यसभा राज्य सूची के, यानी जिन सब विषय पर केवल राज्यों को अधिकार था कानून बनाने का, अगर उस विषय में से किसी विषय को यह घोषित कर दे कि यह केंद्रीय महत्व का विषय है, राष्ट्रीय महत्व का विषय है, और सदन में अपने विशेष बहुमत यानी कि उपस्थित सदस्य के 2/3 मत से उस विषय को पास कर दे, उस बिल को पास कर दे राज्यसभा में, फिर लोकसभा उसे पास करे और उसके बाद राष्ट्रपति पास कर दे, तो उस विषय पर भारत की संसद विधान बना सकती है। अब समझ में आ गया कि राज्य सूची के वैसे विषय जिसे राज्यसभा राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे और कहे कि इस पर संसद कानून बना सकती है और इसे पास कर दे, और उसके बाद से पास केवल ये नहीं होगा कि राज्यसभा पास कर दे तो पास समझेंगे, पास तब समझा जाएगा पहले ये राज्यसभा पास करेगी, फिर लोकसभा में जाएगा और फिर राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे। अब ये न समझ लीजिएगा लोग कि जब हम कह रहे हैं कि राज्यसभा पास करेगी तो केवल राज्यसभा पास कर दे तो ये कानून हो जाएगा, नहीं, पहले ये राज्यसभा में आएगा, फिर ये राज्यसभा पास करके इसे लोकसभा में भेजेगी और फिर लोकसभा राष्ट्रपति के पास और सिग्नेचर हो जाएगा तो कानून होगा। ऐसा ही होगा अनुच्छेद 312 में, यानी अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर देगी, फिर लोकसभा उसमें जाएगा, पास होगा, फिर राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे। तो ये बातें हैं। अब इसके बाद एक विधेयक है जिसे कहते हैं हम धन विधेयक, जो है अब जो है ये वित्त विधेयक। इस विधेयक के संबंध में यह बात है कि इसे लोकसभा पास करके जब भेज देगी कहाँ पे, राज्यसभा के पास, तो राज्यसभा इसे 14 दिन से अधिक अपने पास नहीं रख सकती है। क्लियर? यानी यदि राज्यसभा इसे 14 दिन से अधिक रखती है तो इसे स्वतः पास समझा जाएगा। क्लियर? अब हम समझ गए हैं, आप लोग ये बात समझ गए होंगे कि राज्यसभा से आने वाले जो प्रश्न हैं इसी के तहत पूछे जाते हैं, और यदि आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे ये प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर वीडियो मिलता नहीं है, तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में जो फोल्डर है संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन का, उस फोल्डर को ओपन करके आप सभी वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। अब देखें, एक बार मैं आप लोगों को राज्यसभा संबंधी सभी प्रावधान रिपीट कर रहा हूं, संक्षेप में सुनने का प्रयास करेंगे। राज्यसभा जो है केंद्र की विधायिका का हिस्सा है। केंद्रीय विधायिका को यानी संघीय विधायिका को हम क्या संसद कहते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं, ये अंग हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। संसद का गठन संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत है, राज्यसभा का गठन 80 के तहत है, और
लोकसभा का गठन 81 के तहत है। हमने देखा कि और राष्ट्रपति का गठन 52 के तहत है। अब इसमें हम लोगों ने देखा कि इसमें राज्यसभा जो है, इस राज्यसभा को क्या कहते हैं? अस्थाई सदन, उच्च सदन, विशेष सदन और द्वितीय सदन के नाम से जानते हैं। और ये जानते हैं कि ये कभी भंग नहीं होती। ये भी जानते हैं हम कि ये सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, जिसमें से 238 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं से चुनकर आते हैं। और इनका चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से होता है, यानी कि इनके चुनाव में जनता सीधे भाग नहीं लेती, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इनके सदस्यों का चुनाव, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। 12 सदस्यों का मनोनयन भारत के राष्ट्रपति महोदय करते हैं और ये सदस्य कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा के क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। और इन विशेषज्ञों का मनोनयन भारत के राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा में करते हैं। हम ये भी देखें कि राज्यसभा अस्थाई सदन है, लेकिन इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और हम जान गए हैं कि सदस्य बनने की योग्यता क्या है? भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया घोषित न हो, 30 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो और किसी लाभ के पद पर नहीं हो। यह भी जान गए हैं कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं अपने अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और यह भी जानते हैं कि इन राज्यसभा के सदस्य, अभी वर्तमान में जो सदस्य संख्या है यह 245 है। 12 सदस्यों का मनोनयन होता है और 233 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं से अप्रत्यक्ष विधि से चुन कर आते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि राज्यसभा के अध्यक्ष को सभापति कहते हैं और राज्यसभा का सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। यानी भारत के जो उपराष्ट्रपति होंगे वो पदेन राज्यसभा के सदस्य सभापति हो जाते हैं। लेकिन दूसरी बात, राज्यसभा के सभापति भारत के राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। क्लियर? सभापति जो होते हैं राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। और भारत के राज्यसभा के उप सभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों में से किया जाता है। यानी राज्यसभा के उप सभापति राज्यसभा के सदस्य होते हैं। यदि उपराष्ट्रपति को हटाना हो तो सबसे पहले हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा में शुरू करेंगे, उसके बाद लोकसभा में जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के बाद, उसके बाद इन्हें पदमुक्त कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। इसके बाद हम यह भी देखते हैं कि इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 साल बाद 1/3 सदस्य का कार्यकाल पूरा हो जाता है और फिर नए सदस्य आ जाते हैं। इसके बाद हमने देखा कि इसके कुछ विशेषाधिकार हैं राज्यसभा के। अनुच्छेद 352 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा कर सकती है। फिर हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 249 के तहत जो राज्य सूची के विषय हैं, अगर राज्यसभा यह पारित कर दे कि नहीं ये केंद्रीय महत्व का विषय है और इस पर संसद कानून बनाए, तो ये उस विषय पर पार्लियामेंट कानून बना सकती है। क्लियर? ये भी हम लोगों ने देखा कि वित्त विधेयक के संबंध में कि 14 दिन से अधिक इस विधेयक को राज्यसभा अपने पास नहीं रख सकती। यदि रखेगी तो यह स्वतः पास समझा जाएगा। दैट्स ऑल।